वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2018 के कपलमेंट्री में पूछे गए साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2018 के कपलमेंट्री में टोटल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें केवल 1 से 20 प्रश्न को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग इस पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में से कौन है। तो जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पूर्ण पाचन स्थल है हमारा कौन सा होता है, छोटी आंत होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल होता है जो क्या होता है, छोटी आंत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन यानी कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो ये जो हार्मोन का नाम है जो क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारा कहाँ से निकलता है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन है जो हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है या नियंत्रित करता है। यह कहाँ से निस्रावित होता है, यह है जो हमारा थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। और जो थायराइड ग्लैंड है जो हमारा कहाँ पाया जाता है, गला के पास पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है। तो इसके लिए सहायक होता है हमारा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें कहता है कि यदि किसी धारा, ये जो हमारा देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं एक धारावाहिक चालक है, इसी को हम लोग क्या है, दाहिने हाथ से हम लोग इस प्रकार पकड़ते हैं, क्या हो कि अंगूठा हमारा क्या हो, विद्युत धारा के दिशा में हो। तो अंगूठा यदि धारा के दिशा में होगा तो जो 4 अंगुलियां हमारा बचेगा वही हमको क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये जो देख रहे हैं हम लोग क्या है, विद्युत धारा की दिशा को, यानी ए एरो है जो क्या है, विद्युत धारा की दिशा को यानी इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि क्या है, अंगूठा है जो धारा की दिशा की ओर होगा। तो हमारा जो 4 अंगुलियां जो बचा हुआ है जो किसको दर्शाएगा, ये जो 4 अंगुलियां हैं जो हमको किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। तो देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्षेत्र की दिशा को पता करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लिए, यानी दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्लूकोज का विखंडन यानी ग्लूकोज का विखंडन से क्या बन रहा है, पायरुवेट में होता है। तो यह प्रक्रम संपन्न कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होगा। तो यह जो प्रक्रिया संपन्न होता है हमारा कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का पहले विखंडन होगा तो कहाँ होगा, कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में विखंडन होगा तो हमारा क्या बनाएगा, पायरुवेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, पायरुवेट का निर्माण करेगा। यही पायरुवेट का यदि क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसी को बोलते हैं वायवीय श्वसन। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो किसका निर्माण करेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। यही यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो इसी में इथाइल अल्कोहल या इसी को हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, और किसका निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा। और यदि ऑक्सीजन के अभाव में होगा, ये कहाँ होगा, पेशीय कोशिका में होगा, तो वहाँ क्या हमको बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। लेकिन यहाँ हमको पूछ रहा था ग्लूकोज का विखंडन किस में, पायरुवेट में हो रहा है। तो यह क्रिया कहाँ संपन्न हुआ, यह क्रिया हमारा कोशिका द्रव में संपन्न हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए वेग है, तो वेग है जो ये डिपेंड करता है किस पे, परिमाण पे, यानी परिमाण पे और दिशा पे। ये भी परिमाण और दिशा पर निर्भर करता है। ये भी हमारा परिमाण तथा दिशा पर निर्भर करता है। लेकिन चाल है जो केवल किस पे निर्भर करता है, केवल हमारा परिमाण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, परिमाण पर निर्भर करता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन चाल है जो किस पे निर्भर करता है, केवल परिमाण पे। तो प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण, तो चाल है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपरिवर्तित रहेगा, मैंने ये नहीं बदलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रारूपी सौर सेल का विद्युत विभवांतर यानी विकसित करती है तो कितना विद्युत यानी कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो एक प्रारूपी सेल है जो हमारा 0.5 से यानी 0.5 से 0 यानी 1.0 वोल्ट
यानी 0.5 से 1 वोल्ट तक के ये विभवांतर को विकसित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में जो जल संग्रहण स्थान है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कट्टा बोलते हैं। इसी से रिलेटेड और भी हमारा एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए हम लोग और भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि कुछ पुराने जल संग्रहण व्यवस्था जैसे खादीन है, जैसे खादीन हो गया, बड़े पात्र हो गया, नाड़ी हो गया, तो ये सब जो जल संग्रहण की व्यवस्था कहाँ का है? राजस्थान का है। कुल्ला, तो कुल्ला जो जल संग्रहण की व्यवस्था है हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का। एक होता है बंथिस, बंथिस हमारा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बावड़ी, तो बावड़ी जो जल संग्रहण व्यवस्था है जो हमारा कहाँ का है? दिल्ली शहर का है। जैसे आहर, तो आहर या पान, तो ये कहाँ का है? हमारा बिहार का है। जैसे सुरंगम, देखिए यहाँ सुरंगम था, तो सुरंगम कहाँ का है? केरल का है। सुरंगम कहाँ का है? केरल का है, तो सुरंगम केरल का हो गया। जैसे एरिस, तो एरिस कहाँ का है? तमिलनाडु का, तो ये हमारा हो गया क्या? TH, इसको लिखते हैं TH, यानी तमिलनाडु का हो गया। देखिए आहर पान, तो किसका है? बिहार का है, बिहार का। देखिए पोखर, पोखर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कट्टा कहाँ का है? कर्नाटक का है। बंधारा या टाल, ये सब कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा था कर्नाटक के जल संग्रहण व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कट्टा बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 कूलम्ब विद्युत आवेश, यानी 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। तो वही कह रहा है कि 1 कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब होगा, तो देखिए 1 कूलम्ब कितना होगा? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूंकि 1.66 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यही 1 कूलम्ब कितना हो जाएगा? तो 1 बटा हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻ कितना? -19। तो इसी को हम लिख सकते हैं, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 10⁻19 अब बटा के 1.16 लिख सकते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं कि 1 10 यानी 10 इसमें बाहर लेते हैं, तो 10 गुने 10⁻ हम कितना लिखें? 18। इसी को भागा दे देंगे 1.6 से। यदि इसको हम काटेंगे तो 25 चौ कितना होता है? 25 चौ, यानी 4 से काटेंगे तो 25 चौ 100 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 चौ 16, और यदि 4 से हम 25 में भागा देंगे तो क्या होगा? 4 छक्का 24, और 4 दूनी 8, और 4 पचे 20 हो जाएगा। गुने 10⁻18, यानी 1 कूलम्ब आवेश होगा। 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन होता है जो हमारा कई प्रकार का, जैसे देख इसी में होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक होता है, फिर होता है एरोमेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग संतृप्त और असंतृप्त का ही चर्चा करेंगे। तो देखिए देखते हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को बांटा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत सिंगल बॉन्ड वाला को रखा गया है। तो इसी का जैसे एल्केन को रखा गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला को रखा गया है। तो डबल बॉन्ड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन श्रेणी का बोलते हैं। तो इसका होता है CnH2n होता है हमारा। देखिए एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे देखिए मेथेन, तो मेथेन हमारा कौन श्रेणी का? एल्केन श्रेणी का है। एथेन, ये भी हमारा किसका यौगिक? एल्केन श्रेणी का यौगिक है। एथीन, तो एथीन है जो हमारा क्या है? एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, इसलिए क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती, यानी एक अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन डाला गया, तो आयोडीन के कुछ बूंद डाला गया, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो उसका रंग हमारा कैसा हो जाता है? नीला और काला हो जाता है। आइए इसको प्रयोग के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पत्ता को पहले क्या किया गया? बॉइलिंग, यानी वाटर में इसको गर्म किया गया है, फिर इसको अल्कोहल में गर्म किया गया है, और फिर इसको क्या है? फिर है कि जैसे मैंने कोल्ड वाटर में इसको धोया गया है, और जैसे इसी प्रकार ऑर्डिन सोल्यूशन इस पर पत्ती पर डाला जाता है एक पेट्री डिश में लेकर के, तो इसका पत्ती का कलर कैसा हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्लू ब्लैक कलर लीफ, यानी पत्ती का कलर कैसा होता है? नीला और काला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है? नीला काला हो जाता है। ये नीला काला किसके कारण होता है? ये बताता है कि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज तो इसी को हम लोग प्रिज्म भी बोलते हैं, यानी प्रिज्म के सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी में कह रहा है कि निर्गत कोण, यानी निर्गत कोण और विचलन कोण दिया हुआ है, यानी निर्गत कोण हमको दिया हुआ कितना 40 डिग्री दिया हुआ है, और देखिए विचलन कोण कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये आपतन कोण हमको पूछ रहा है कि आपतन कोण किस प्रकार होगा। तो ये तो हमारा सिलेबस में इस प्रकार का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आज सप्लीमेंट्री में पूछ लेता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा। देखिए इसका सूत्र होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया विचलन कोण बराबर होता है आपतन कोण और प्लस हमारा क्या होता है निर्गत कोण और प्लस प्रिज्म का कोण। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रिज्म क्या है, एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज कहने का अर्थ हुआ कि इसका कितना होगा 60, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। यही हमारा क्या है आपतन कोण है, यही हमारा क्या है निर्गत कोण है, यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, हमारा क्या है विचलन कोण। तो यहाँ पे रखिए यानी विचलन कोण बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए होता है। तो हमको निकालना है क्या, आपतन कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा, जैसे ए वाला होगा इधर माइनस हो जाएगा, डेल्टा माइनस ई हमारा प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा का वैल्यू कितना है, यानी विचलन कोण हमको कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। अब जैसे ई है तो निर्गत कोण कितना दिया हुआ, निर्गत कोण हमको दिया हुआ है 40 डिग्री। और देखिए ए है तो ए जो होता है हमारा प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो टोटल कितना आ जाएगा, जैसे देखिए ए कितना आ जाएगा हमारा, जैसे आई यहाँ पे आई हो गया, जैसे डेल्टा ई माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, जैसे डेल्टा 30 डिग्री या माइनस 40 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 60 और 3 कितना हो जाएगा 6 3 90, यानी 90 डिग्री और माइनस हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यदि इसी में से हम घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा 50 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यानी आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक उत्तल, यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, एक डायोप्टर है, तो उसका लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए यहाँ के लेंस की फोकस दूरी क्या होगा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन क्या है लेंस की जो फोकस दूरी जो डायोप्टर आता है, तो लेंस का फोकस दूरी हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो देखिए एक डायोप्टर करने का अर्थ हुआ एक डायोप्टर, तो एक डायोप्टर तब भी आया होगा जब इसका फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी 1 मीटर हुआ होगा। क्या कर रहा है उत्तल कर रहा है, उत्तल लेंस कर रहा है, उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस कह रहा है तो क्या होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन है जो वायरस जनित रोग है। तो देखिए वायरस जनित रोग है तो यही HIV, यही है ह्यूमन इम्यूनिटी सिंड्रोम, एड्स है, जो क्या है हम लोग का वायरस संक्रमित रोग है। और देखिए गोर्नियो या सिफिलिस, तो इसको भी देख लेते हैं इस कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोनोरियो, गोनोरिया या सिफिलिस, ये भी एक प्रकार का क्या है यौन संचारित रोग है, यानी इसी को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज बोलते हैं, जो किसके द्वारा होता है जीवाणु के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि गोर्नियो यानी गोर्निया या सिफिलिस ये किससे होता है, तो हमको जीवाणु द्वारा होता है। HIV वायरस है, HIV किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि वायरस संक्रमित रोग, तो वायरस संक्रमित रोग कौन है हमारा HIV एड्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब पूछता है कि गोनोरिया या सिफिलिस किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पराग नली, तो पराग नली के बीजांड की ओर वृद्धि, तो बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो देखिए जैसे देखिए प्रकाश के कारण, मैंने कोई पौधा है प्रकाश के कारण मैंने सूर्य की ओर झुक गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन बोलेंगे। गुरुत्वानुवर्तन जैसे कोई भी जैसे जड़ है, तो जड़ का वृद्धि किसकी ओर होता है गुरुत्व की ओर होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। जलानुवर्तन यानी कोई पौधा है तो अपना जल के तलाश में उसका उसका जड़ का विकास किधर हो जाएगा जल की ओर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जलानुवर्तन बोलेंगे। यही रसायनानुवर्तन, तो रसायनानुवर्तन है मैंने कोई भी पराग नली बीजांड तक पहुंचा, जैसे देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है। पहले क्या था यहाँ पे पराग कोश से पराग कण क्या है कोई किसी कीट के द्वारा यहाँ पे ला कर रखा गया, और फिर इससे एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलने के कारण क्या होगा धीरे धीरे ये क्या है यानी वर्तिकाग्र को गलाते आएगा, तो इसी में नली बने गलाते गलाते यही है कि नली। देखिए अगला फिगर में क्या है यानी इस तरह से नली बनाते 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 देखिए यहाँ पे कहाँ पहुँचा बीजांड में पहुँचा, फिर ये क्या होगा अंडाशय बनेगा, फिर अंडाशय फिर फल बनेगा। तो इसके किसके कारण होता है रसायनानुवर्तन, इसी को बोलते हैं केमियोट्रोपिज्म बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्रेनिल यानी एड्रेनिल हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो एड्रेनिल हार्मोन है जो हमारा अधिवृक्क ग्रंथि यानी किडनी, इसी को क्या बोलते हैं किडनी से, यानी किडनी के ऊपर हमारा अधिवृक्क ग्रंथि होता है, उसी से हमारा एड्रेनिल हार्मोन का स्रावित होता है। देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, यही हमारा क्या है किडनी है, इसी को हम लोग अधिवृक्क भी बोलते हैं। तो अधिवृक्क के जो ऊपरी हिस्सा है इसी पे हमारा कौन सा ग्लैंड पाया जाता है
एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। ऐसी को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ऐसी से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति एकाएक बेचैनी आ गया, एकाएक सांस फूलने लगा या किसी चीज़ से देख कर डर गया, तो उसे रिकवर करने का काम हमारा कौन करता है, यही एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तद्धिवृक्क ग्रंथि से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एसेटिक अम्ल, तो देखिए कह रहा है कि एसेटिक अम्ल के तनु विलयन, तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो एसेटिक अम्ल, तो इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो इसमें कैसा गंध होता है, तो ये होता है सिरका, तो सिरका ही को बोलते हैं एसेटिक अम्ल, तो इसमें सिरका जैसा गंध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न क्या है क्षारीय, तो उसका विलयन का रंग कैसा देता है, तो जो न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, तो रंग कैसा देगा, बैंगनी देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न ही क्या हो, क्षारीय हो, तो उसका रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा, तो उस अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो जो हम श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान क्या है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इसको पेड़ पौधा ग्रहण करेगा। जैसे जलवाष्प, तो किसी कभी आप ऐनक को ले जाकर अपने नाक के पास क्या है, मैंने श्वास को छोड़िएगा तो उस पर क्या होगा, पानी जैसा निकलेगा, तो उससे पता चल जाता है कि क्या है, इससे जलवाष्प भी निकलता है। और जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो जिसका ऊर्जा का निर्माण क्या होगा, श्वसन क्रिया के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ऑक्सीजन पहुंचता है, तो उससे ऊर्जा हम लोग को ग्लूकोज के टूटने से मिलता है। तो देखिए श्वसन के दौरान क्या होगा, CO2 भी बनेगा, हमारा H2O भी बनेगा और ऊर्जा का भी निर्माण होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो देखिए जिसका विचलन अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, या तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन, उसका क्या होगा, अपवर्तनांक हमारा अधिकतम होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसका अपवर्तनांक किसका, बैगनी का, तो बैगनी का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य हमारा कम होता है, और प्रकाश के अन्य रंगों की तुलना में इसका विचलन क्या होता है, यानी विचलन अधिक, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बैगनी का विचलन क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक की बात करेगा तो अपवर्तनांक भी इसका क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाल, तो लाल का क्या है, लाल का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम इसलिए होता है कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और इसका विचलन भी क्या होता है, विचलन हमारा कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी अपवर्तनांक का अधिकतम होता है, तो किसका होता है, बैगनी का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो क्या अधातु है। तो देखिए अल्मुनियम, तो अल्मुनियम तो क्या है, एक प्रकार का धातु है। जैसे सोडियम है तो सोडियम भी हमारा क्या है, धातु है। कैल्शियम, तो कैल्शियम भी हमारा क्या है, एक हमारा धातु है। लेकिन अधातु पूछा था, कार्बन ही हमारा क्या है, कार्बन एक प्रकार का अधातु के श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए जितना भी हम लोग पढ़े उसको क्विक रिवीजन करते हैं। पहला हम लोग पढ़े कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ हो रहा था, तो कहाँ हो रहा था, छोटी आंत में हो रहा था। फिर हम लोग पढ़े कि हमारे शरीर में माने हार्मोन, माने कौन सा हार्मोन है जो किसको किसको नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करने का कार्य करता था। कौन सा हार्मोन था, थायरोक्सिन हार्मोन था, जो कहाँ से स्रावित हो रहा था, गला के पास पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि किसी विद्युत धारावाही चालक के तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना है, तो इसको पता करने के लिए किसका उपयोग किए थे, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को। ऐसे में पढ़े थे कि यदि किसी धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े क्या हो, अंगूठा हमारा धारा की दिशा में होगा, तो क्या होगा, बाकी जो अन्य अंगुलियां होगा जो वही क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। फिर हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का विखंडन किस में हो रहा था, पायरुवेट में हो रहा था। यह प्रक्रम कहाँ संपन्न हो रहा था, तो कोशिका द्रव में हो रहा था। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटॉन, माने कोई प्रोटॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति कर रहा है, तो इसका क्या था, वेग और क्या होगा, संवेग परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन इसका चाल क्या होगा, यानी माने वो सब परिवर्तित होगा लेकिन चाल इसका परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा। यानी प्रोटॉन है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गति करेगा, तो उसका संवेग और वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा, लेकिन चाल क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर पढ़ा कि एक पररूपी सेल था, तो पररूपी सेल के मैंने कितना विभवांतर होता है, यानी दो वोल्टेज के बीच कितना विभव का अंतर होगा, तो 0.5 से 1 वोल्ट के बीच होगा। फिर हमने देखा कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था था, उसको हम लोग क्या बोले, खट्टा बोले। फिर हमने क्या पढ़ा कि 1 कूलम विद्युत आवेश
कितने इलेक्ट्रॉन अब इसके तुल होते हैं, तो हमने उसको अच्छा से निकाला था न्यूमेरिकल सोल्व करके, तो इसका कितना आया था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आया था। फिर हमने देखा कि मेथेन, एथेन तथा एथीन में, यानी एथीन में ये तीन गो में कौन है जो क्या है असंतरित होता है। तो देखिए मेथेन के पास सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, एथीन के पास भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन एथीन एथीन के पास क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच हमारा क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। तो ये किसके श्रेणी में आ जाते हैं असंतरित हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। तो कौन इनमें असंतरित हाइड्रोकार्बन है तो एथीन था। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर पढ़ा कि अल्कोहल, अल्कोहल में उबली पत्ती पर किसका घोल डाल रहे थे आयोडीन का, आयोडीन का कुछ घोल डाल रहे थे, तो उसका कलर कैसा हो गया था नीला और काला हो गया था। फिर हमने पढ़ा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज के निर्गत कोण और विचलन कोण क्या हो, यानी निर्गत कोण 40 डिग्री हो और विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो 30 डिग्री हो, तो आपतन कोण का मान कितना आया था, तो कितना आया था 50 डिग्री आया था। फिर हमने देखा कि एक उत्तल यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कितना है, एक डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी एक डायोप्टर कहने का मतलब है कितना होगा, इसका जो होगा हमारा फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी हमारा 1 मीटर होगा। यह कह रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या होगा प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। फिर हमने देखा कि गोनोरियो और सिफिलिस ये सब किसके द्वारा होता रहा था, ये सब जीवाणु द्वारा हो रहा था, लेकिन HIV एड्स किसके द्वारा हो रहा था, वायरस के द्वारा हो रहा था। फिर हमने क्या पढ़ा कि पराग नली का बीजांड माने बीजांड की ओर क्या होगा वृद्धि करना, इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग पढ़े थे रसायन अनुवर्तन, ऐसी को हम लोग केमियोट्रोपिज में इंग्लिश में बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी किडनी के ऊपर पाए जाने वाले अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। फिर हमने देखा कि एसेटिक अम्ल, तो एसेटिक अम्ल का तनु विलयन कैसा गंध देता है, तो सिक्का जैसा गंध देता है। फिर हमने क्या देखा कि जब लिटमस विलयन को न तो अम्लीय है न ही क्या हो क्षारीय, तो इस विलयन का रंग कैसा होगा, तो बैंगनी होगा। फिर हमने क्या देखा कि श्वसन का अंतिम उत्पाद जो भी हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें अंतिम उत्पाद CO2 तो सबको जानता है। फिर H2 होता है, ऐनक लगाकर ऐनक नाक के पास ले जाकर क्या है श्वास छोड़ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारे सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा जलवाष्प भी निकलता है। और फिर क्या है भोजन टूटेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगा। फिर हमने क्या देखा कि लाल, पीला, हरा तथा बैंगनी में मैंने किस रंग का क्या है अपर्तनांक अधिकतम होता है, तो किसका होता है बैंगनी का होता है। फिर हमने क्या देखा कि कार्बन हो या सोडियम हो, एल्युमिनियम हो या कैल्शियम हो, इसमें कौन है जो क्या है अधातु है। तो देखिए सोडियम भी हमारा क्या है मेटल है, एल्युमिनियम भी हमारा मेटल है, कैल्शियम भी हमारा क्या है ये भी हमारा मेटल है। तो देखिए अधातु कौन है, इस तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन हमारा कार्बन सही हो जाए। तो देखिए